हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस ग्लोबल कोविड-19 क्राइसिस के इस अंतिम चरण में ई क्लासेस प्लेटफॉर्म जो कि पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिली के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है, यह निश्चित रूप से आप सभी के लिए बेनिफिशियल यूजफुल साबित होगा। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर में, बीए बीएड फाइनल में एक किताब चलती है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक। आज हम उसी की बात करेंगे। प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, लास्की, कार्ल मार्क्स, इनको आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अधीन पढ़ते हैं, अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का बड़ा लोकप्रिय टॉपिक प्लेटो। प्लेटो के बारे में सामान्य जानकारी 428 बीसी 347 बीसी। देखिए, किसी भी थिंकर को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उस थिंकर्स के विषय में दो वर्गीकरण किए जाए, दो तरीके से उस थिंकर्स को पढ़ा जाए। तो जैसे प्लेटो है, इसको दो भागों में पढ़ते हैं। एक में तो उसका जीवन दर्शन, उसका जीवन दर्शन या कह सकते हैं जीवन परिचय, और दूसरे वर्गीकरण में उसके द्वारा दिए गए सिद्धांत या विचार या उसके दर्शन। कोई भी थिंकर पाश्चात्य जगत में या अंतरराष्ट्रीय जगत में जब भी पहचाना जाता है जब वो अपने को सिद्धांत देता है, विचार देता है। केवल जीवन परिचय पढ़ लेने मात्र से किसी थिंकर्स को अंतरराष्ट्रीय जगत में जगह नहीं मिलती। हम प्लेटो को जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उसने कुछ विचार दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय जगत को एक दर्शन दिया है। तो प्लेटो दार्शनिक राजनीति के जनक और पाश्चात्य जगत में आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत करने वाला पहला विचारक था। जब कोई थिंकर्स अपने विचार देता है तो उस समय की वो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर अपने विचार देता है। इसीलिए प्रत्येक थिंकर, चाहे आप अरस्तु पढ़ें, चाहे मार्क्स पढ़ें, चाहे हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ें, बेंथम मिल पढ़ें, सभी थिंकर्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उसके जीवन परिचय को पढ़ें और सिद्धांत विचार को पढ़ें। दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो पहले भाग में हम इसको जीवन दर्शन और दूसरे भाग में हम उसके सिद्धांत, विचार और दर्शन को समझते हैं। तो प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज और अपभ्रंश होकर अफलातून भी इसको कहा जाता है, अफलातून। अरिस्टोक्लीज का वास्तविक नाम था, अफलातून बाद में अपभ्रंश होकर के हो गया। प्लेटो नाम उसके व्यायाम गुरु ने दिया। प्लेटो व्यायाम और संगीत प्रेमी विचारक था। जब प्लेटो का एक्सरसाइज करते करते उसका कंधा जो है प्लेट जैसा मजबूत हो गया तो उसके व्यायाम गुरु ने नाम प्लेटो दे दिया। प्लेटो के बारे में सामान्य जानकारी और करते हैं। जैसे प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था, यूनान के एक नगर एथेंस में हुआ था और राजवंश परिवार में हुआ था, राजवंश परिवार में हुआ था। इसके अलावा उसके पिता माता को भी शॉर्ट में जान लेते हैं। पिता एरिस्टॉन थे, पिता एरिस्टॉन थे, माता परिकिटनी थी।
देखिए, जीवन परिचय पढ़ने के बाद काफी हद तक यह क्लियर हो जाता है कि उस थिंकर्स के सिद्धांत विचार कैसे हैं। शिक्षा की बात करते हैं। प्लेटो की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जब प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो पूरी करते हैं, उसके बाद उन्हें एक सुकरात गुरु मिले। वह सुकरात की एकेडमी में भर्ती हुए और 8 वर्ष तक सुकरात की एकेडमी में वह दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे, यानी दर्शन शास्त्र की शिक्षा सुकरात से उनको मिली। लेकिन जब सुकरात को 399 बीसी में एथेंस में मृत्युदंड दे दिया गया, विष का प्याला उनको पिला दिया गया। इस घटना को सुनकर प्लेटो बहुत आहत हुए। उस समय प्लेटो की आयु करीब 28 वर्ष की थी। अब चूंकि प्लेटो राजवंश परिवार में जन्मे थे, वो राजा बनना चाहते थे, लेकिन अपने गुरु सुकरात की मृत्यु के बाद उन्होंने राजा बनने का विचार छोड़ दिया, दार्शनिक बनने लगे। दार्शनिक बनने की बात उन्होंने सोची। अब चूंकि एथेंस के थे, प्लेटो ने तत्काल एथेंस छोड़ दिया और एथेंस छोड़ने के बाद वो सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में वो इटली, यूनान के कई नगरों में गए, मिस्र भी गए और ऐसा माना जाता है कि भारत में भी वो गंगा के तट तक आए थे। उसके बाद 399 बीसी के बाद लगभग 11 वर्षों तक इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने 388 बीसी में एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना की। एकेडमी, इसको एक तरह से शिक्षणालय कह सकते हैं। शिक्षणालय यह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था यह। इस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। गणित और ज्योतिष प्लेटो का मुख्य विषय था। इसके अलावा राजनीति है, नीति शास्त्र है, इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन गणित और ज्योतिष ये बहुत ज्यादा प्रिय थे प्लेटो को। उसने एकेडमी के इस प्रवेश द्वार पर एक सेंटेंस लिखवा दिया था कि गणित और ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति इस एकेडमी में प्रवेश न करे। वह गणित को दर्शन शास्त्र की प्रथम सीढ़ी मानता था। प्लेटो ने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष इसी एकेडमी में एक अध्यापन कार्य करते हुए और एक दार्शनिक के रूप में बिताए। जब कोई विचार दिया जाता है, उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि होती है। तो प्लेटो चूंकि राजा के बेटे थे, वो राजा बनना चाहते थे, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई, उन घटनाओं से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। यानी प्लेटो ने यूनान में बहुत ही नाजुक दौर देखा इतिहास का। यानी यूनान के इतिहास का बहुत ही नाजुक दौर प्लेटो ने देखा। क्या देखा प्लेटो ने? प्लेटो ने देखा कि एथेंस ने किस प्रकार स्पार्टा के सामने घुटने टेके हैं। यानी एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा, नंबर 1। दूसरा उसने क्या देखा कि अपने प्रिय गुरु सुकरात और उसकी दृष्टि में विश्व के प्रथम मानव, सबसे महत्वपूर्ण मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए भी देखा था। उसने करीब 30 आपाताई शासकों का भी शासन देखा था यूनान में। उसने नैतिक मूल्यों का भी पतन देखा यूनान में। तो उसने महसूस किया कि ये जो बुराइयां हैं, ये डिमेरिट्स जो है वो व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सार्वजनिक जीवन की बुराइयां हैं, ये डिमेरिट्स है। अब प्लेटो इन
डिमेरिट्स को दूर करने के बारे में सोचने लगा। उसने इस डिमेरिट्स की जो कमियां थी, बुराइयां थी जो, उसको एक आदर्श राज्य की अवधारणा में देखा। यानी इन समस्याओं का समाधान केवल एक आदर्श राज्य कर सकता है, आदर्श राजा कर सकता है। तो तब यहां पर प्लेटो स्टेटमेंट देता है कि शासन करना एक कला है, यह सर्वाधिक विद्वान और योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। प्लेटो फिर कहता है कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे, समाज बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये चार बातें ऐसी थीं जिनकी वजह से प्लेटो ने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं। पहले संक्षिप्त में सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक किताब लिखी, उसमें रिपब्लिक। प्लेटो अपनी युवावस्था में एक किताब लिखता है जिसका नाम था रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की जिसमें इतना न्याय होगा कि सुकरात सरीखे ऋषि को विष का प्याला न पीना पड़े। तो तब उसने विचार दिए आदर्श राज्य कब होगा? जब आदर्श राज्य में चार चीजें होंगी। क्या होंगी चार? न्याय व्यवस्था, इसको प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद। चौथा सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा की अवधारणा। प्लेटो को पाश्चात्य जगत में इन चार सिद्धांतों की वजह से जाना जाता है जो उसने दिए थे। जीवन परिचय की वजह से ये अरिस्टोक्लीस प्लेटो नहीं बना। अरिस्टोक्लीस प्लेटो जब बना जब उसने ये चार सिद्धांत दिए, एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की। तो जो परिस्थितियां यूनान में उसने देखी थी, राजवंश परिवार में जो परिस्थितियां देखी थी, उसके कारण उसके विचार इस तरीके के हुए। प्लेटो ने कुछ ग्रंथों की भी रचना की है, करीब 36 ग्रंथों की रचना की है प्लेटो ने, और इनको वह संवाद कहता था। प्लेटो इनको संवाद कहता था। संवाद इसलिए कहता था क्योंकि ये डायलॉग शैली में लिखे गए थे सारे के सारे ग्रंथ। इन्हें प्रश्नोत्तर शैली भी कह सकते हैं, इन्हें वार्तालाप शैली भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण किताबें थी वो रिपब्लिक। एक किताब थी द स्टेट्समैन, और एक किताब है द लॉज। रिपब्लिक युवावस्था में लिखी है प्लेटो ने। द स्टेट्समैन जीवन के उत्तरार्ध में लिखी किताब है। बीए थर्ड ईयर में क्वेश्चंस आता है कि रिपब्लिक और द लॉज की तुलना कीजिए। तो ये रिपब्लिक जीवन की युवावस्था में लिखी है, द स्टेट्समैन और द लॉज जीवन के अंतिम वर्षों में लिखे गए हैं। इसके अलावा अपोलॉजी, क्रीटो, फ्रेडस, फ्रेडो, मीनो, क्रीसस, ये किताबें भी लिखी हैं। तो कुल मिलाकर 36 किताबें उसने लिखी हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत में, अंतरराष्ट्रीय जगत में प्लेटो का मूल्यांकन केवल और केवल रिपब्लिक के आधार पर होता है, क्योंकि रिपब्लिक में उसने एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की है और उसको तर्कों के द्वारा स्पष्ट भी किया है। तो प्लेटो का मूल्यांकन केवल रिपब्लिक के आधार पर होता है। 81 वर्ष की उम्र में प्लेटो
अपने पीछे अरस्तु जैसे सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में समा जाता है। तो इस तरीके से इसका ये संक्षिप्त में हमने पूरा जीवन परिचय पढ़ा, समझा। अब जीवन परिचय के आधार पर हमें यह मालूम पड़ता है कि उसके विचार किस तरीके के हैं। अब प्लेटो के विचारों को देखते हैं जीवन परिचय के बाद। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है। रिपब्लिक में वह एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करता है। आदर्श राज्य जब स्थापित होगा जब उसमें न्याय व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, साम्यवाद बेहतर हो और दार्शनिक राजा का कंसेप्ट है वह महत्वपूर्ण हो। तो पहले सिद्धांतों की बात करते हैं, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। प्लेटो का न्याय। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। रिपब्लिक का जो शीर्षक है, रिपब्लिक का जो शीर्षक है वो कंसर्निंग जस्टिस है। कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस अर्थात न्याय से संबंधित। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो ने सबसे ज्यादा महत्व न्याय को दिया। न्याय विवेक की स्थापना में सहायक होता है। जिस समाज में न्याय नहीं होता वो एक तरह से अपराधियों का झुंड बन जाता है। तो प्लेटो ने सबसे ज्यादा महत्व न्याय को दिया। अब चूंकि प्लेटो यूनान का था, बता चुके हैं पहले, अब यूनान में भी तो न्याय चलता था पहले। तो पहले प्लेटो ने यह बताया है कि किस प्रकार यूनान में न्याय था। तो प्लेटो से पूर्व हम ये जानते हैं कि प्लेटो से पूर्व क्या किस प्रकार का न्याय था। प्लेटो से पूर्व यूनान में, प्लेटो से पूर्व न्याय के 3 रूप प्रचलित थे। पहला परंपरावादी न्याय। परंपरावादी यानी ट्रेडिशनलिज्म। इसके समर्थक कौन थे? 2 समर्थक थे इसके, सिफालस और पॉलीमार्कस। दूसरा उग्रवादी सिद्धांत न्याय का, उग्रवादी सिद्धांत। इसके समर्थक कौन थे? थ्रेसीमेकस इसके समर्थक थे, थ्रेसीमेकस। और तीसरे के समर्थक थे, तीसरा सिद्धांत था उदारवादी सिद्धांत। ये रेडिकलिज्म हो गया। उदारवादी प्रेग्नेंट थ्योरी, इसके समर्थक ग्लाकान थे, ग्लाकान। अब देखिए क्या कहते थे ये। परंपरावादी सिद्धांत में सिफालस और उसका पुत्र पॉलीमार्कस कहते थे कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। यह समाज को बांट रहे हैं, यानी यह समाज को धनी और निर्धन के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। प्लेटो ने इस न्याय को भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये न्याय नहीं है। दूसरा उग्रवादी थ्रेसीमेकस, वो क्या कहता है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी ये पूरा कंसेप्ट किस पर आधारित था? माइट इज राइट पर आधारित था। माइट इज राइट यानी शक्ति ही सत्य है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी मैन वर्सेस स्टेट की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है यहां पर, इसलिए प्लेटो ने इस सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा उदारवादी सिद्धांत है, यह कहता है न्याय भय की उपज है, न्याय भय का शिशु है, तो यह भय क्रिएट कर रहा है समाज में। प्लेटो ने यूनान में न्याय के तीनों सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया, और नहीं, क्यों रिजेक्ट कर दिया? यह सभी सिद्धांत धनी और निर्धन में समाज को बांट रहे हैं। यह सभी सिद्धांत शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट पर आधारित है। यह मैन वर्सेस स्टेट की प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। इस वजह से प्लेटो ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये समाज को बांटने काम कर रहे हैं। दूसरा, ये जो न्याय का कंसेप्ट था, ये बाह्य था, पूरा बाह्य अवधारणा थी। अब प्लेटो इन सभी कंसेप्ट को रिजेक्ट करके अपना अलग सिद्धांत न्याय का देता है। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था। प्लेटो ने क्या न्याय दिया, इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है। प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है। प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है। इसको एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत आसान है। राज्य, ये 3 वर्ग बताता है। वर्ग, इस वर्ग का कार्य क्या है? प्रधान लक्षण, प्रधान लक्षण और सद्गुण। प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है। एक वर्ग हो गया दार्शनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। दूसरा वर्ग बताता है सैनिक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग। तीसरा प्लेटो बताता है उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब इसके कार्य क्या है? इसका कार्य है शासन का संचालन करना, शासन का सफल संचालन करना। सैनिक वर्ग कार्य है सीमाओं की रक्षा करना। इसका कार्य है प्रोडक्शन करना, यानी व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, व्यापार वाणिज्य की देखभाल करना। दार्शनिक का प्रधान लक्षण क्या है? विवेक, विवेक है इसके पास। इसके पास मनोयोग की प्रधानता है, मनोयोग। और इसके पास तृष्णा, तृष्णा या वासना की प्रधानता है। दार्शनिक वर्ग का प्रधान लक्षण विवेक हो गया। इसका सद्गुण क्या है? सद्गुण इसका बुद्धि, मनोयोग इसका शौर्य, बुद्धि यानी विजडम, शौर्य स्पिरिट, तृष्णा संयम, पेशेंस, या एपिटाइट कह सकते हैं इसको, एपिटाइट,
अब देखिए, अब न्याय क्या है प्लेटो का। प्लेटो राज्य में 3 वर्ग बताता है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो कहता है कि सभी तीनों वर्ग अपने अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर, ये प्राकृतिक गुण है उसके, ये प्राकृतिक गुण होंगे तीनों, विवेक, मनोयोग, तृष्णा। राज्य के तीनों वर्ग अपने अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर निर्धारित कार्य करते हुए, इसका कार्य शासन संचालन, इसकी रक्षा करना सीमाओं की, इसलिए व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना। तो शासन के तीनों वर्ग अपने अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य बनाए रखें, यही प्लेटो का न्याय है। यानी सभी वर्ग निर्धारित कार्य भी करें, एक दूसरे में सामंजस्य भी बनाए रखें और बुद्धि के द्वारा इन 2 वर्गों का नेतृत्व भी हो। तो बहुत शानदार कंसेप्ट प्लेटो देता है। 3 वर्ग बताता है, उनके कार्य निर्धारित करता है, उनके प्रधान लक्षण बताता है, सद्गुण बताता है। अब देखिए, अब प्लेटो के न्याय की विशेषताएं क्या है, या हम इसके क्या लक्षण बताएंगे। कि प्लेटो का न्याय नैतिक है। प्लेटो का न्याय क्या नैतिक है, कि सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, नैतिकता आएगी। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, क्योंकि सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। प्लेटो का न्याय भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि स्वधर्म ही स्वकर्म है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही यहां पर दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग में डिवाइड करता है पूरे राज्य के वर्ग को। तो प्लेटो का न्याय नैतिक है, प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, प्लेटो का न्याय वर्क स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत है, अर्थात कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी है। कार्य विशेषीकरण, क्योंकि सभी अपने अपने निर्धारित कार्यों कर रहे हैं ना, सबके कार्य बटे हुए हैं, तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। ये 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। प्लेटो का न्याय को स्पष्ट कीजिए, प्लेटो का न्याय क्या है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो न्याय का सावयवी सिद्धांत की बात करता है। सावयवी सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत होता है कि जैसे शरीर और उसके अंगों का जो संबंध है, वही संबंध राज्य और व्यक्ति का है। अगर व्यक्ति के शरीर से इस अंग को अलग कर दिया जाए तो इस अंग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अगर राज्य से अलग हो जाएगा तो उसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इस सावयवी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरीके से प्लेटो राज्य में न्याय की स्थापना करता है। प्लेटो का न्याय नैतिक है, कर्तव्य मूलक है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। यह न्याय के सावयवी सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो कहता है कि न्याय तो अंतःकरण का विषय है, यह कोई मैन वर्सेस स्टेट की बात नहीं है, यह समाज को बांटने वाला नहीं है, बल्कि सामंजस्य स्थापित करता है। तो हम ये कह सकते हैं प्लेटो का न्याय सामंजस्य वह संतुलनकारी है, संतुलनकारी है। सामंजस्य कैसे? जब व्यक्ति के विवेक होगा, मनोयोग होगा, तृष्णा, बुद्धि, शौर्य, संयम, ये सभी जब गुण एक व्यक्ति के अंदर होंगे तो अपने आप सामंजस्य स्थापित होगा जीवन में। तो इस तरीके से प्लेटो ने ये न्याय सिद्धांत दिया है। अब दूसरी बात करते हैं हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत,
प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के श्रेष्ठ गुणों को लेकर अपनी एक अलग शिक्षा व्यवस्था दी, जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा ये 6 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती थी। इसको डिवाइड करते हैं। 0 से 6 वर्ष तक नैतिक शिक्षा देने की बात करता है प्लेटो। नैतिक शिक्षा, इसमें धार्मिक शिक्षा भी शामिल थी। यानी 0 से 6 वर्ष तक नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, 6 से लेकर 18 वर्ष तक संगीत और व्यायाम, इसकी शिक्षा। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि प्लेटो संगीत प्रेमी और व्यायाम प्रेमी था। व्यायाम करते करते तो उसका कंधा प्लेट जैसा चौड़ा हो गया था, तो उसके व्यायाम गुरु ने प्लेटो नाम दे दिया। अब ऐसा नहीं है संगीत और व्यायाम कोई सीमित अर्थ में बात की है प्लेटो ने। प्लेटो ने संगीत और व्यायाम को काफी व्यापक अर्थों में बात की है। संगीत के विषय में प्लेटो रिपब्लिक में लिखता है, जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज्य के कानून बदल जाया करते हैं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा है, मुझे राज्य के लिए संगीत लिखने दो। इस तरह की बात स्टेटमेंट वो देता है। संगीत में ललित कला, नृत्य, काव्य पाठ भी शामिल था। ऐसे व्यायाम को केवल शारीरिक कसरतें करना ही नहीं मानता था वो, बल्कि व्यायाम के माध्यम से सहिष्णुता, वीरता, अनुशासन, चरित्र निर्माण यह संभव होता है। इसीलिए उसने व्यायाम को महत्व दिया। और 18 से 20 वर्ष तक वो सैनिक शिक्षा की बात करता है। सैनिक शिक्षा, इस शिक्षा की विशेषता क्या है कि यह सभी वर्गों के लिए शिक्षा थी। ये सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग, 3 वर्ग थे यूनान में, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। तो दार्शनिक और सैनिक वर्ग को वह अभिभावक वर्ग कहता है। यानी अभिभावक वर्ग के लिए भी शिक्षा थी, उत्पादक वर्ग के लिए भी थी। इसका उद्देश्य, इस शिक्षा, प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राज्य के लिए सैनिक निर्माण करना, सैनिक बनाना। और दूसरा उद्देश्य क्या था? लोगों का चरित्र डेवलप करना, लोगों का चरित्र बेहतर बनाना। तो सैनिक निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए यह शिक्षा युवावस्था के लिए थी। इसका उद्देश्य था युवावस्था। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष तक चलती थी। यह शिक्षा प्रौढ़ अवस्था के लिए थी, प्रौढ़ अवस्था के लिए यह शिक्षा प्रौढ़ अवस्था के लिए थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शासक वर्ग का निर्माण करना, या दार्शनिक राजा का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य था। तो 20 से लेकर के 30 वर्ष की उम्र तक, 20 से 30 वर्ष की उम्र तक अभिभावक वर्ग क्या पढ़ेगा? गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, इन सब की पढ़ाई करेगा। और 30 से लेकर 35 वर्ष की उम्र तक वह शासक दर्शन पढ़ेगा, द्वंद्व पढ़ेगा। उसके बाद 35 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक अभिभावक वर्ग व्यवहारवादी ज्ञान अर्जित करेगा, यानी जीवन के व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करेगा। प्लेटो का मानना था कि शासन एक कला है, यह सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किया जाता है, होना चाहिए।
इसीलिए प्लेटो शासक के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करता है, वह 6 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करे, तभी वह शासन करने का अधिकारी होगा। तो इस तरह ये प्राथमिक शिक्षा उस शिक्षा कंसेप्ट देता है। इसका उद्देश्य सैनिक निर्माण करना है, चरित्र निर्माण करना है। इसका उद्देश्य शासक दार्शनिक शासन का निर्माण करना है, यह प्रौढ़ावस्था के लिए है, यह सभी के लिए है। लेकिन यह सभी के लिए नहीं है, यह केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग, यह अभिभावक वर्ग के लिए है। तो प्लेटो शिक्षा के माध्यम से क्या अर्जित करना चाहता है? शिक्षा के माध्यम से वह न्याय की स्थापना करना चाहता है। शिक्षा के माध्यम से वह चरित्र निर्माण करना चाहता है। प्लेटो की शिक्षा क्रम आजीवन चलता रहता है। प्लेटो की शिक्षा में बौद्धिक और मानसिक गुणों का विकास करना है। यह पूरी तरह शिक्षा वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है। यह शारीरिक, मानसिक, इवन आत्मिक विकास भी व्यक्तियां करती है। तो ये कल्पना इस तरीके से प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के की। प्लेटो का यह मानना है कि शासन एक कला है, इसमें दार्शनिक को योग्य होना चाहिए। तो ये उसका शिक्षा सिद्धांत है। तीसरा आता है उसका साम्यवादी सिद्धांत। इसको जानते हैं। प्लेटो का साम्यवाद हम पहले बता चुके हैं आपको कि प्लेटो अभिभावक वर्ग कहता है। किसको? दार्शनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक वर्ग, इनको भी अभिभावक वर्ग कहता है। तो साम्यवाद क्या है? प्लेटो का साम्यवाद यानी प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए एक अनूठी व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जिसे साम्यवाद कहा जाता है। प्लेटो इस साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से शासन व्यवस्था में आए दोषों को दूर करना चाहता है। राज्य में आए दोषों को वो दूर करना चाहता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता में यकीन करता है। उसका मानना है कि स्त्री भी शासक बन सकती है, स्त्री भी योद्धा बन सकती है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में वो स्त्रियों के लिए भी समान शिक्षा की बात करता है। तो स्त्री पुरुष दोनों को दार्शनिक और सैनिक बनाया जा सकता है। इसीलिए शासन की कमियों को दूर करने के लिए प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत देता है। वैसे साम्यवाद का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना। प्लेटो साम्यवाद को दो भागों में बांटता है। एक संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा स्त्रियों का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद। इन दो वर्गों के आधार पर प्लेटो कहता है कि सभी वर्ग समाज में साथ साथ रहेंगे, एक स्थान पर रहेंगे, सभी का सभी से संबंध होगा, सब साथ साथ निवास करेंगे। बच्चे का जन्म होते ही उसे माता पिता से अलग कर दिया जाएगा। माता पिता बच्चे की पहचान नहीं कर पाएंगे और बच्चा माता पिता की पहचान नहीं कर पाएगा। ऐसा करके वह शासन व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहता है। तो साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है?
वो मानता है कि कंचन और कामिनी, यानी कंचन यानी गोल्ड धन, और कामिनी यानी स्त्री, यानी कंचन और कामिनी शासक की कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए। दूसरा, साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो भ्रष्टाचार को कम करना चाहता है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है। प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से न्याय की स्थापना करना चाह रहा है, न्याय की स्थापना, न्याय की स्थापना करना चाहता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए प्लेटो एथेंस के लिए श्रेष्ठ नस्ल चाहता है, इसीलिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए भी साम्यवाद का कंसेप्ट देता है। इसके अलावा प्लेटो स्त्रियों को घर की चार दीवारी से निकालना चाहता है। वो रिपब्लिक में स्टेटमेंट देता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति की प्रतिभा का हनन होता है, स्त्रियों की मानसिक शक्ति चूल्हे में व्यतीत हो जाती है। तो प्लेटो का साम्यवाद देने का सिद्धांत यह था कि महिलाओं को, स्त्रियों को घर की चार दीवारी से मुक्त किया जाए, उन्हें भी सैनिक बनाया जाए, उन्हें भी दार्शनिक शासक बनाया जाए। तो इस तरीके से प्लेटो यह साम्यवाद सिद्धांत देता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है पूरी तरीके से। प्लेटो जो साम्यवाद का सिद्धांत देता है उसका उद्देश्य पूरी तरीके राजनीतिक है। वो शासन व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहता है। देखिए, एक प्रश्न आता है कि मार्क्स के साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या अंतर है। तो प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद आर्थिक है। प्लेटो शासन व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहता है। अरस्तु, कार्ल मार्क्स आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। ये दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से प्लेटो का ये साम्यवाद का सिद्धांत हो गया। अब आता है प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्रारंभ में हमने जब जीवन परिचय बताया था तो जीवन परिचय में यह बात भी हमने बताई थी कि यूनान के इतिहास का बड़ा नाजुक दौर देखा था प्लेटो ने। उसने एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए भी देखा। उसने अपने प्रिय गुरु सुकरात को विष का प्याला भी पीते हुए देखा। उसने 30 आताताई शासकों का शासन भी यूनान में देखा। उसने नैतिक मूल्यों का पतन भी देखा। तो इस वजह से उसने कल्पना की, एक उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, और समाधान उसने देखा एक दार्शनिक राजा में। दार्शनिक राजा ने समस्या का समाधान देखा। उसने कहा कि दार्शनिक राजा ऐसा हो जो सर्वाधिक शिक्षित हो, जो न्याय की व्यवस्था कर सके एथेंस में, ताकि सुकरात सभी के ऋषि को विष का प्याला न पीना पड़े। तो दार्शनिक राजा की कल्पना, इसीलिए प्लेटो को पाश्चात्य जगत में दार्शनिक राजनीति का जनक और आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत करने वाला पहला विचारक माना जाता है। प्लेटो से पूर्व किसी ने भी राज्य का इस तरह क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया था, इसीलिए प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। वहीं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वैज्ञानिक राजनीति का जनक कहा जाता है। वहीं प्लेटो को दार्शनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। इस तरह 4 सिद्धांतों की वजह से प्लेटो को पाश्चात्य जगत में जगह मिली, अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्लेटो जाना गया। अब रिपब्लिक जो मुख्य किताब है उसकी, रिपब्लिक के आधार पर ही पूरा उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो एक प्रश्न बड़ा लोकप्रिय है
संक्षिप्त में उसकी चर्चा करते हैं। रिपब्लिक और द लॉज, इनमें अंतर, ये 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है बीए थर्ड ईयर में। तो प्लेटो का पूरा मूल्यांकन रिपब्लिक के आधार पर होता है। द लॉज और द स्टेट्समैन किताबें बाद में लिखी गई हैं, जीवन के अंतिम समय में। तो रिपब्लिक जो किताब लिखी है वो युवावस्था में लिखी है। द लॉज जीवन के उत्तरार्ध में लिखी गई किताब है, जीवन के उत्तरार्ध में। द लॉज मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, प्लेटो की मृत्यु के बाद यह प्रकाशित हुई है। दूसरा, रिपब्लिक में जो विचार प्लेटो ने दिए हैं उन विचारों को द लॉज में बदलने का प्रयास किया है। क्यों? कि प्लेटो को ऐसा लगने लगा जीवन के उत्तरार्ध में कि अगर शासक कानूनों के अधीन नहीं होगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। अतः द लॉज में कानून के अधीन कर दिया शासक को। तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें शासक को कानून के अधीन किया गया, कानून के अधीन नहीं, कानून से मुक्त किया गया, सॉरी, कानून से मुक्त किया गया। इसमें कानून के अधीन कर दिया शासक को। ठीक है, इसमें शासक को परिवार और संपत्ति रखने की मनाही की गई। इसमें परिवार और संपत्ति रखने की बात कही गई, एक शासक रख सकता है। इसमें उत्पादक वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर कर दिया था प्लेटो ने। लेकिन द लॉज नामक किताब में उत्पादक वर्ग के बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलाने का मौका इसमें दिया। रिपब्लिक में शिक्षा केवल सरकारी अध्यापक ही देते थे। द लॉज में गैर सरकारी अध्यापकों को भी शिक्षा देने का, गैर सरकारी लोगों को भी शिक्षा देने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह रिपब्लिक आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है। रिपब्लिक का प्रकाशन मृत्यु के बाद हुआ, लेकिन इसमें कानून के राज्य की बात इसने कही। जब ये द लॉज किताब लिख रहा था तो इस किताब का उसके शिष्य अरस्तु पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसीलिए अरस्तु कानून के राज्य के समर्थक बन गए, वैज्ञानिक राजनीति को उन्होंने जन्म दिया। तो ये इस पुस्तक के आधार पर ही ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से आज आपने प्लेटो का जीवन परिचय पढ़ा, उसके सिद्धांत पढ़े, उसका दर्शन पढ़ा। जीवन परिचय के आधार पर ही किसी थिंकर्स के सिद्धांत विचार डेवलप होते हैं। उसने यूनान में, एथेंस, स्पार्टा में जो कुछ भी देखा, राजवंश परिवार में जो कुछ भी देखा, उसी तरह के विचार प्लेटो ने दिए। तो इस तरीके से ये संक्षिप्त में वीडियो की समय सीमा को देखते हुए भी इसको शॉर्ट में परिसीमित करने का प्रयास किया गया है। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी हम बनाएंगे। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर के कुछ वीडियोस जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।